फ़ायदा क्या है फाइलर बनने का? प्रॉपर रिटर्न फाइल करते हैं। अच्छा, दरअसल उनको फाइलर मतलब कि टैक्स छूट के लिए है, लेकिन यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ये है कि शायद जो फाइलर हो जाएगा उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। गवर्नमेंट तो आसानी पैदा करती है हमारे आम आवाम के लिए और बिजनेसमैन के लिए। वो तो यही चाहते हैं कि अब हर साल अपना जो कारोबार कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसकी रिटर्न गोशवारा फाइल करें। और जो सहूलियत गवर्नमेंट दे रही है, जैसे कि अगर आप गाड़ी परचेज करते हैं तो उस पर फाइलर का और नॉन फाइलर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है टैक्स का। वहाँ पे जो बंदा फाइलर है उसको बड़ा थोड़ा टैक्स दे के गवर्नमेंट को तो अपने नाम गाड़ी रजिस्टर करवा लेता है। इसी तरह जो लोग प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो उसमें भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा छूट दी हुई है। और जो नॉन फाइलर हैं उनको उसी तरह 10% और 12% बहुत ज़्यादा टैक्स है। बेहतर है कि आप फाइलर हों और फ्यूचर में आने वाले नोटिस से भी बचें। 3-4-5 हज़ार रुपया ले के फ़ौरन फाइलर कर दिया, बाद में जब नोटिस आएगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो फिर आपको दोबारा प्रोफेशनल लॉयर के पास ही आना पड़ता है। वहाँ पे फिर जो टैक्स पेयर है, जो इंडिविजुअल है या बिजनेसमैन है, वहाँ पे उसको फिर अपने ठीक ठाक फीस देनी पड़ती है लॉयर को, उसकी अपील फाइल करनी पड़ती है हमें रेलिवेंट फोरम पे, और उसको ठीक ठाक कह लें कि तैयारी के साथ हमें पेश होना पड़ता है रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर लॉयर्स को और ITPs को, कमिश्नर्स के पास। तो वहाँ पे फिर जाके अगर केस हमारा अच्छा हो तो फिर वहीं पे जान छूट जाती है, वरना फिर इंट्रा कोर्ट अपील्स फाइल करनी पड़ती हैं, हाई कोर्ट के अंदर जाके, सुप्रीम कोर्ट से तक जाके। मतलब बंदा जलील हो जाता है। बिल्कुल, वो बहुत लंबा चौड़ा मामला हो जाता है, वो परेशानी वाला मामला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपके सामने डिफरेंटली जो लोग ऐसे लोग लेके आता हूं जो आपके लिए डेली लाइफ में रोज़ाना की बुनियाद पे जो आपको मसाइल पेश आते हैं, जो मुख्तलिफ आपके नॉलेज के लिए, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए जो आसानियाँ पैदा करने के लिए काफ़ी होते हैं, ऐसे लोगों के मैं सवालात लेके आता हूँ और उनके जवाबात के लिए डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ आपके सामने लेके आता हूँ। तो आज एक ऐसी ही पर्सनैलिटी जो कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, उसके बाद कायदे-ए-आज़म लॉ कॉलेज से LLB की, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से LLM किया। आप जानते हैं कि कायदे-ए-आज़म लॉ कॉलेज एक अच्छा इदारा, पाकिस्तान का एक बेहतरीन इदारा। गवर्नमेंट कॉलेज और कायदे-ए-आज़म लॉ कॉलेज का पढ़ा हुआ बंदा आपके सामने मतलब एक मेरिट के ऊपर जब वो आता है तो वो ये एक ऐसे इदारे हैं जो कि एक बेहतरीन इंसान आपके सामने लेके आते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में जब ये जाते हैं तो बेहतरीन लोग होते हैं। तो आज जो आपके सामने एक शख्सियत लेके आया हूँ, उनका नाम है काशिफ गोंदल साहब। जी काशिफ गोंदल साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आज हम बात करेंगे काशिफ गोंदल साहब के हवाले से, क्योंकि काशिफ गोंदल साहब अरसा 12 साल से टैक्स के रिलेटेड जो हमारे मसाइल हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो काशिफ गोंदल साहब, आपको ये कब से आपने इसको ज्वाइन किया और किस तरह के केसेस आप हैंडल करते हैं? एक्चुअली मेरा जो लॉ है, मेरा 2009 में मैंने मुकम्मल कर लिया था, और उसके बाद मैंने फिर जो अपनी मेंबरशिप है वो लाहौर कोर्ट की डस्का बार एसोसिएशन में ली, वहाँ पे प्रैक्टिस शुरू की। लेकिन जल्द ही दोबारा मैं वापस अपने लाहौर हाई कोर्ट चला गया, वहाँ ज्वाइन कर लिया मैंने अपने सीनियर्स को, और आलमोस्ट 2012 में मैंने लाहौर हाई कोर्ट बार का लाइसेंस लिया है, और उसके बाद थ्रू आउट ही वहीं पे वकालत करता रहा हूँ। शुरू में हमारी जो वकालत थी वो ज़्यादा जो होती है लिटिगेशंस जो होती हैं वहाँ पे रूल ऑफ लॉ की या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जो होती हैं रिट्स जुरिस्डिक्शंस, उनमें ज़्यादा पेश होते रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा जो मेरा रुझान था वो कॉर्पोरेट और कंपनी लॉज की तरफ आहिस्ता आहिस्ता होता गया। तो फिर मैंने कमरुज़्ज़मान चोई साहब को, जो हमारे लाहौर में सीनियर टैक्स कंसल्टेंट हैं, प्रेसिडेंट लाहौर बार जो टैक्स बार एसोसिएशन उसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और हमारा जो पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन है वहाँ में भी वो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो मैंने उनके साथ कुछ अर्सा काम किया, उनसे सीखा, और उसके बाद फिर मैंने अपनी वकालत शुरू की, टैक्स प्रैक्टिस शुरू की लाहौर में। और 2020 से फिर मैं ऑनवर्ड यहाँ अपने सियालकोट में सिटी हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट में मेरा ऑफिस है, और वहाँ पे अपने इलाके की खिदमत कर रहा हूँ। अच्छा, आपने मतलब पिछले 12 साल का आपने बताया कि मेरा एक्सपीरियंस है एज ए टैक्स कंसल्टेंट। आप मतलब कि रोज़ाना की बुनियाद पे आपके सामने डिफरेंट केसेस आते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने जो आम पब्लिक है वो तो सिर्फ एक टर्म को जानती है, वो है फाइलर और नॉन फाइलर। तो ये जो फाइलर और नॉन फाइलर का ये क्या चक्कर है,
फाइलर बनना क्यों ज़रूरी है, गवर्नमेंट क्यों इस पे ज़ोर देती है, और जो आम पब्लिक है वो इस चीज़ से क्यों भागती है और नॉन फाइलर क्यों रहना चाहती है, क्यों डरते हैं लोग? असल में हमारे जो अदारे हैं वो तो कोशिश यही करते हैं कि अच्छे से अच्छा काम करें अपनी रियासत के लिए और अपनी आवाम के लिए। लेकिन जो ज़्यादातर आवाम है हमारी वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको इतना नॉलेज नहीं होता, और वो वैसे भी गवर्नमेंट को जो लॉज आते हैं, जो टैक्सेशन वो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो डरते हैं उनका जवाब देते हुए, उनको सही तरह से समझ नहीं पाते। जो गैप है हमारे अदारों के दरमियान और आवाम के दरमियान वो बहुत ज़्यादा है, उसको कवर करना हम लॉयर्स ने है, और मैं तो कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्म करूँ और उनको टैक्स नेट में लेके आऊँ। नहीं तो इसका फ़ायदा क्या है फाइलर बनने का? बेसिकली ये है कि फ़ाइलर और नॉन फाइलर की 2 कैटेगरीज गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, इसलिए ताकि जो लोग प्रॉपर कमा रहे हैं, इनकम अपनी जनरेट कर रहे हैं, वो फाइलर हों और उस नेट में, उस ब्रैकेट में आके अपने असासाजात, वेल्थ स्टेटमेंट्स को और एनुअल अपनी इनकम्स को प्रॉपर फाइल करें, और जो गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, जो एडवांटेज देती है, टैक्स की छूट देती है, वो एंजॉय कर सकें, प्रॉपर रिटर्न फाइल करते हैं। अच्छा, दरअसल फाइलर मतलब कि टैक्स छूट के लिए है, लेकिन यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ये है कि शायद जो फाइलर हो जाएगा उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट तो आसानी पैदा करती है हमारे आम आवाम के लिए और बिजनेसमैन के लिए। वो तो यही चाहते हैं कि अब हर साल अपना जो कारोबार कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसकी रिटर्न गोशवारा फाइल करें, और जो सहूलियत गवर्नमेंट दे रही है, जैसे कि अगर आप गाड़ी परचेज करते हैं तो उस पर फाइलर का और नॉन फाइलर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है टैक्स का। वहाँ पे जो बंदा फाइलर है उसको बड़ा थोड़ा टैक्स दे के गवर्नमेंट को तो अपने नाम वो गाड़ी रजिस्टर करवा लेता है। इसी तरह जो लोग प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा छूट दी हुई है। टैक्स जो बंदा फाइल कर रहा है, प्रॉपर फाइलर है, उसको वो जो नए लॉज आए हैं उसमें तो सिर्फ उनको 4.5% टैक्स देना पड़ रहा है, सिर्फ जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, और जो परचेज कर रहा है उसको सिर्फ 3% देना पड़ रहा है। और जो नॉन फाइलर हैं उनको उसी तरह 10% और 12% बहुत ज़्यादा टैक्स है। तो बेहतर है कि आप फाइलर हों और फ्यूचर में आने वाले नोटिस से भी बचें। तो इसमें ये भी एक है कि मतलब मैं फेसबुक पोस्ट के ऊपर अभी भी देख रहा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि अभी व्हाट्सएप करें और 1 मिनट में आपको फाइलर बना देंगे। इसके अलावा मैंने 2-4 जगह पे फ्लैक्सेस भी देखी हैं गली मोहल्लों में। अब तो किसी न किसी जो फ़ोटोकॉपी वाली शॉप है वहाँ पे भी लिखा होता है कि अपना NTN नंबर यहाँ से हासिल करें। तो इस हवाले से ये मतलब कि कोई बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि फ़लाँ बंदा टैक्स फाइल कर सकता है, फ़लाँ नहीं कर सकता? बिल्कुल है। हमारे जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है उसके अंदर सिर्फ 4% ऐसे हैं जो आपकी टैक्स रिटर्न्स को प्रॉपर फाइल कर सकते हैं, या वो जो लीगली प्रेजेंट कर सकते हैं टैक्स पेयर को। उनमें एक तो वो हमारे जो बॉडीज़ हैं हमारी गवर्नमेंट की, उनकी एक बंदे हैं, और दूसरा ICAP डिपार्टमेंट जो है उनके बंदे हैं, तीसरा हमारा जो होता है वो लॉयर्स हैं, और चौथे जो हैं वो ग्रेजुएट्स जिन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस अंडर सीनियर लिया होता है और वो क्वालिफ़िकेशन पूरी की होती है, ITPs, उनको अलाउ होता है कि किसी बंदे की रिटर्न फाइल करें और कानूनी मशवरा दें और वही रिटर्न फाइल करें। नहीं, यहाँ पे तो ये है कि मतलब आप ज़मीन बेचने जाते हैं, ख़रीदने जाते हैं, वहाँ पे वो मारते हैं आपका ID कार्ड, वो कहते हैं आप नॉन फाइलर हैं, आपकी इतना टैक्स बनेगा, और वहीं पे वो वकील कहता है मैं 5,000 लेता हूँ, मैं आपको अभी फाइलर करवा दूँ। ये अताई डॉक्टर बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा हैं, जो फ़ौरन ही आप कुछ तो लोग तो आपको बताते भी नहीं कि हम आपको फाइलर कर रहे हैं। वो आपका ID कार्ड आपके पास होता है, वो फ़ौरन आपका NTN बना के और 00 की रिटर्न फाइल करके आपको फ़ौरन फाइलर कर देते हैं। अगर आप ख़ुद अपने से भी होना चाह रहे हैं और किसी अच्छे लॉयर को या अच्छे ITP को आप ज्वाइन नहीं करते, उनसे सर्विसेज नहीं लेते, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लोग आपको 00 और नील की रिटर्न फाइल करके तो आपको फाइलर फ़ौरन कर देंगे, लेकिन उसका नुकसान जो है वो आपको 6 माह या 1 साल के बाद आपको नोटिस की शक्ल में गवर्नमेंट की तरफ से वो मिल जाता है। गवर्नमेंट किस टाइप के नोटिस आपको भेजती है? जैसे आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है, आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट ही नहीं लिखी आप कि मेरे पास ये 10 लाख हैं और ये 10 लाख की मैं प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा हूँ, आपके पास वाइट कैश ही नहीं, तो आप कैसे प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं? दूसरा, मतलब जो आपकी रिटर्न में नहीं है वो आपकी ब्लैक मनी है। जी, वो ब्लैक मनी है, बिल्कुल ऐसा ही। और दूसरा, अगर आप वाइट मनी से भी अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, गाड़ी परचेज़ करते हैं, और आपने अपनी नेक्स्ट ईयर रिटर्न में
उस प्रॉपर्टी को ऐड नहीं किया, गवर्नमेंट को जो टैक्स पे किया है वो लिखा ही नहीं, तो दोनों सूरतों में गवर्नमेंट की तरफ से आपको नोटिस आएगा और आपको वो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, फाइन की। और अगर आप फाइन पे नहीं करते तो आपको कितनी सज़ा इसमें हो सकती है? सज़ा तो थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट चीज़ है, ज़्यादा इस पर फोकस किया जाता है मॉनेटरी फ़ाइन पे कि आपको फ़ाइन किया जाए। अगर आपने गाड़ी 30 लाख की ली है और आपने रिटर्न में लिखा नहीं, तो वो डेफिनेटली आपकी 30 लाख की इनकम ही कंसीडर होगी, और 30 लाख के ऊपर जो आपका टैक्स बनेगा गालबन बिजनेस इनकम है तो वो 32 लाख पे बन रहा है 5,60,000 रुपया, तो वो आपको वो पे करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। वरना आप उसकी फिर कमिश्नर साहब को अपील फाइल करेंगे, वहाँ पे वो आपको देनी पड़ेगा जो इनका फ़ाइन होता है या जो आपके ये टैक्सेस होते हैं वो पे करने पड़ते हैं। तो आपका डेली रूटीन है, आपका डेली का मैटर है, यहाँ पे लोग डिफरेंटली, आपके पास बिजनेसमैन भी आते हैं, सरकारी मुलाजमीन भी आते हैं, तो ज़्यादातर लोगों के जो मसाइल हैं वो किस टाइप के होते हैं जो आपसे आके पहला वर्ड आपसे क्या कहते हैं? दो तरह के क्लाइंट्स हैं। एक तो जो पहली दफ़ा फाइलर हो रहे हैं, जिनके मामला ही पहली दफ़ा उनके सामने आया है, वो तो अपनी चीज़ें आके बताते हैं। उनका काम हम नए सिरे से, हम बेसिक से शुरू करना होता है और उनसे चीज़ें सारी प्रॉपर वेल्थ स्टेटमेंट लेते हैं, एसेट्स लेते हैं, नेचर ऑफ़ इनकम्स पूछते हैं, एक्सपेंसेस पूछते हैं, नेचर ऑफ़ डॉक्यूमेंट सारे लेके तो प्रॉपर रिटर्न फाइल करते हैं और उनको आसानी होती है। उनके हम काम का ज़ुम्मा उठाते हैं और बाउंड टू होते हैं कि इनको कोई नोटिस ना आए या इनके लिए कोई परेशानी ना हो। तो कभी कोई ऐसा भी क्लाइंट आया है जो आपको अपनी सारी इनकम नहीं बताता, अपनी इनकम छुपाता है और कहता है कि ये मेरी इसके अंदर ऐड ना करें? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होते हैं हमारे जो लोग हैं। कुछ तो आम आदमी है और कुछ बड़े पढ़े लिखे सियाने समझदार बिजनेसमैन हैं जो अपने एसेट्स हमें बताते नहीं, लेकिन जो कि गवर्नमेंट के पास मालूमात होती हैं वो हमें शेयर होती हैं, हम उनके साथ फिर दोबारा शेयर करते हैं, उनकी आंखें खोलते हैं। इसके बावजूद वो कहते हैं कि नहीं रहने दें, हमें जब नोटिस आएगा तब देखेंगे, अभी आप छोड़ दें इसको। हमें उनको बताना पड़ता है कि आपके नाम का ये प्रॉपर्टी है, ये गाड़ी है, इस टाइम पे आपने ये किया था, तो ये गवर्नमेंट को बताएं अपनी डिटेल और अभी जान छुड़वा लें। लेकिन जिन लोगों ने ब्लैक मनी कमाई होती है डेफिनेटली वही छुपाते हैं अपने एसेट्स और बाद में उनको उनके फाइन्स पे करने पड़ते हैं। नहीं, फाइन पे का तो ये मैंने जो सुना है सर, जो आम तौर पे तासुर ये दिया जाता है कि आपको अगर 50 लाख का भी फाइन हो गया है तो सरकारी एहलकार आपके पास आता है, आपको कहता है मुझे 5 लाख दें आप, मैं उसका क्लियर करवा देता हूँ। तो ऐसा देखने में आता है कि 5 लाख देने से मामलात क्लियर हो जाते हैं? थोड़ी सी मैल प्रैक्टिस है, लेकिन हमारा सिस्टम जो है FBR का आयरस सिस्टम के ज़रिए डिजिटलाइज हो चुका है, ऑटोमेटिक हो चुका है, तो अब सब कुछ जो है वो ऑनलाइन ही होता है। कुछ भी आप काम करके उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो अब तो मुश्किल हो गया है लोगों के लिए अनड्यू फेवर लेना, और ऑफिसर्स के लिए भी कि इसको किस तरह से फेवर दी जाए, मुश्किल हो गया है। अब रिश्वत नहीं चलती FBR में, तो जो आपका ओरिजिनल रियल फाइन होता है वही आपको पे करना होता है। मतलब अगर आप किसी सरकारी एहलकार को दे भी देते हैं फिर भी आपका वो जो कंप्यूटर पे आ गया हुआ है वो नहीं क्लियर होता? जी, वो वैसे क्लियर नहीं होगा, वो आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी, या तो केस विन करना पड़ेगा या प्रॉपर कंप्रोमाइज़ करके एडमिटेड इनकम टैक्स बनवा के तो फिर आप फाइल करें और फिर फाइल को क्लोज करवाएं, लेकिन आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब अगर किसी को नोटिस आ जाता है, अब मैं मतलब कि गली मोहल्लों में जो देखता हूँ, जो किसी शॉप के ऊपर इजी पैसा शॉप के ऊपर जो बैठा हुआ है रिटर्न फाइल कर रहा है, तो वो तो नहीं जा सकता ना उधर कोर्ट में जाके या वो FBR ऑफिस में जाके? ऐसा ही है, वो फिर यही करते हैं काम के 3-4-5 हज़ार रुपया ले के फ़ौरन फाइलर कर दिया, बाद में जब नोटिस आएगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो फिर आपको दोबारा प्रोफेशनल लॉयर के पास ही आना पड़ता है। वहाँ पे फिर जो टैक्स पेयर है, जो इंडिविजुअल है या बिजनेसमैन है, वहाँ पे उसको फिर अपने ठीक ठाक फ़ीस देनी पड़ती है लॉयर को, उसकी अपील फाइल करनी पड़ती है हमें रेलिवेंट फोरम पे, और उसको ठीक ठाक कह लें कि तैयारी के साथ हमें पेश होना पड़ता है रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर लॉयर्स को और ITPs को, कमिश्नर्स के पास। तो वहाँ पे फिर जाके अगर केस हमारा अच्छा हो तो फिर वहीं पे जान छूट जाती है, वरना फिर इंट्रा कोर्ट अपील्स फाइल करनी पड़ती हैं, हाई कोर्ट के अंदर जाके, सुप्रीम कोर्ट से तक जाके, मतलब बंदा जलील हो जाता है। बिल्कुल, वो बहुत लंबा चौड़ा मामला हो जाता है, वो परेशानी वाला मामला है। अच्छा, कोई आपकी लाइफ का कोई यादगार वाकया जिसमें आपने किसी ऐसे क्लाइंट को देखा हो जिसको मतलब इसी तरह किसी गली मोहल्ले के प्रैक्टिशनर ने जिसने मतलब उसको पकड़ के उसका बेड़ा गर्क कर दिया और सारे बिजनेस का ही? जी, मिसालें तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी हैं ऐसी, क्योंकि पिछले 3-4 साल से तो अब काफ़ी अच्छा लोग काम कर रहे हैं, अवेयरनेस आ गई हुई है आवाम को भी और वकला को भी। उससे पहले ये था कि थारोली लोग, बिजनेसमैन भी और आम पर्सनस भी नील रिटर्न फाइल करवा देते थे। तो मेरे भी एक बड़े अच्छे जानने वाले दोस्त हैं, सियालकोट से बिलोंग करते हैं, वो
तो उन्होंने भी किसी से ऐसे ही काम करवाया था कि कोई इशू नहीं है, खैर है, आप फाइल कर दें, ना लिखें कुछ भी। तो उन्होंने प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की हुई थी और उनको नोटिस आया फिर, तो वहाँ पे हमें फिर इसका 80 लाख रुपया जुर्माना पे करके तो फिर उनकी जान छुड़वानी पड़ी। अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन गलत जगह पे उन्होंने अपने एसेट्स फाइल किए और प्रॉपर फाइलिंग नहीं की, तो उनको फिर ये भुगतना पड़ा सारा मामला। मतलब 80 लाख रुपया इतना ह्यूज। और उनका जो जेन्युइन जब बनता था, जब अगर वो किसी प्रोफेशनल वकील के पास जाते तो फिर उनका कितना खर्चा आना था? फिर तो जो उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज़ की हुई थी, कुछ उनके एसेट्स उन्होंने अपने वरासती सेल किए हुए थे। उनकी सिटी हाउसिंग में वो ज़मीन आ गई, वहाँ पर उन्होंने अपनी ज़मीन सेल की हुई थी। उसके वहाँ से उनको पैसे आने के बाद उन्होंने नई जगह पे जाके दोबारा परचेजिंग की। तो उन्होंने ना जो अपनी पहली प्रॉपर्टी थी वो मेंशन की, जो अगली उन्होंने परचेज़ की वो भी मेंशन नहीं की। तो उन्होंने जो करोड़ों की नई ज़मीनें ख़रीदी थी वो फिर उनको लाइबिलिटी पे करनी पड़ी कि ये आपकी 1 साल की कमाई है, इसके ऊपर टैक्स दें। तो अगर वो प्रॉपर पहले अपने वरासती चीज़ें लिख लेते, अपनी बिज़नेस की कमाई लिखते और उनके पास रेमिटेंस भी थी, उसको प्रॉपर मेंशन करते, तो फिर ना नोटिस आता और ना उनको ये तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ती। मतलब ये सारे का सारा 80 लाख उनको सिर्फ उस गलती की वजह से, गलती की वजह से हुआ। मतलब ये तो एक बहुत बड़ा लॉस है। तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं कि किस किस किस्म के प्रैक्टिशनर के पास हमें जाना चाहिए? गली मोहल्ले के जो 1000-2000 रुपये लेके करते हैं, और आम नॉर्मल एक वकील के पास आप जाते हैं और उसकी कितनी फ़ीस होती है? जो प्रोफेशनल वकला हैं, जिन्होंने दफ्तर अच्छे बनाए हुए हैं और उनके पास जूनियर्स भी हैं, वो कम से कम 10,000 रुपया चार्जेस ले रहे हैं अभी आपको फाइलर करने के, प्रॉपर रिटर्न फाइल करने के, और वो ज़िम्मेदार भी होते हैं आपके किए हुए काम पे। और लेकिन जो दूसरी रिटर्न्स होती हैं, हमारी जो बिज़नेस रिटर्न्स हैं, जो प्रॉपर जैसे सेल टैक्स की रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती हैं, या पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जो हर महीने रिटर्न फाइल करनी पड़ती हैं, तो वो प्रोफेशनल लॉयर्स ही बेहतर जानते हैं कैसे फ़ाइल करनी है। आम बंदा उनको नहीं फ़ाइल कर सकता। सही है। आप मतलब आमतौर पर यही है, मैं आपको फाइलर बना दूंगा और वो भी 0-0 करके निल करके आपकी रिपोर्ट भेज देते हैं। आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि मैंने 2000 रुपये दिए हैं और वो मेरा भतीजा था, उसने वो भी नहीं लिए और मैं फाइलर हो गया हूँ। 1 साल वो एंजॉय करता रहेगा अपना स्टेटस, लेकिन साल के अंदर ही उसको नोटिस भी आएगा और नेक्स्ट ईयर जो रिटर्न उसने नॉन फाइलर होना है उसको मुश्किल पड़ेगी अपनी पिछली रिटर्न रिवाइज करते हुए भी और अगली रिटर्न को मैनेज करते हुए भी। गुंदल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें बड़ी इंफॉर्मेटिव खासतौर पर टैक्स के हवाले से बातें बताई। तो इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स के हवाले से हमारे जितने भी दोस्त या भाई हैं जो कि डेली लाइफ में हर बंदा अब तो फाइलर होना, उसके लिए जो पाकिस्तानी है जिसके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है उसका फाइलर होना ज़रूरी है। तो अब जब आपने फाइलर होना है तो बजाय इसके कि आप किसी गली मोहल्ले या दुकानदार से आप फाइलर हों, उसकी बजाय आप किसी प्रोफेशनल बंदे की खिदमात हासिल करें ताकि वो आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं उसको बेहतरीन तरीके से फिलअप करे और आप आइंदा जो बड़ा नुकसान है उससे बच सकें। ये जो आप सुनते हैं कि नोटिस आ जाते हैं, तो काशिफ गुंदल साहब जो कि हमारे साथ मौजूद थे, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आज उन्होंने हमारे साथ शेयर की जो हमारे टैक्स के हवाले से थी, जो आम एम्बिग्विटीज़ आमतौर पे पाई जाती हैं पब्लिक में। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत जल्द एक बेहतरीन मेहमान के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।